हेलो एवरीवन, मैं पूजा। और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक के पार्ट 9 के बारे में, जो है दहेज का सही नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, आप कभी दहेज जैसी कुप्रथा के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोलते? आचार्य प्रशांत जी: विचार नहीं आया कि इस पर भी अलग से कुछ बोला जाना चाहिए। संबंधों पर खूब बोला है, प्रेम पर खूब बोला है, माया पर बोला है, लालच पर बोला है, झूठ पर बोला है। असल में एक तल से नीचे की चीज का ख्याल आना मुश्किल हो जाता है, पर अब पूछा गया है तो जरूर बोलेंगे। मेरी कल्पना करना ही मुश्किल है कि कोई किसी का साथ पैसे लेकर करेगा, तो मैं कैसे बोलूं इस पर। मैं मुश्किल पाता हूँ इस बात को कल्पित करना, उस आदमी की शक्ल को चित्रित करना जो कह रहा है कि मैं किसी के साथ हो सकता हूँ लंबे समय के लिए, उम्र भर के लिए भी, अगर मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं होऊंगा। ये थोड़ा सा विचार से बाहर की बात है, तो शायद इसलिए नहीं बोला आज तक। और मेरे लिए मुश्किल है ऐसी महिला की भी कल्पना करना जो किसी ऐसे पुरुष के घर जाकर बैठ जाती है, उसके बर्तन मांज रही है, उसके बच्चे पैदा कर रही है, जिसने उससे संगति की थी पैसे लेकर के। तो इस पर मेरे लिए चुटकुला बनाना आसान है, उत्तर देना तकलीफ का काम। मैं बोलूं मतलब क्या बोलूं? इस पर किसी को झापड़ मारा जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई आपके पास आकर बोले कि मैं तुम्हारा हो सकता हूँ, पर 10 लाख देना पहले। ये बोलो कि देखो, अब मेरी फलानी नौकरी लग गई है तो मेरा रेट दाम बढ़ गया है, तो ऐसे आदमी को विवाह मंडप में थोड़े ही ले जाओगे, उसको पागल खाने ले जाओगे। एक छोटा सा कोट्स है: विद्रोह करिए, इसी में सबका भला है। नहीं मिलेगी बहुत बड़ी सरकारी नौकरी तो कोई छोटी नौकरी करिए, पर स्वावलंबी रहिए, अपनी रोटी कमाकर खाना सीखिए। ये पर निर्भरता है, आपको कहीं का नहीं रहने देती। फिर आगे: तो ये चीज़ ऐसी है जिसको क्या समझाऊं मैं, इससे आत्मा परमात्मा समझाऊं मैं, इसमें मन चेतना समाधि समझाऊं मैं, इसमें क्या बोलूं। कैसे झेलते होंगे लोग एक दूसरे को, कैसे कुछ साल भी साथ रह लेते होंगे। वो जिस गाड़ी पर चल रहा है वो दहेज में लाई है, चला कैसे लेता है। वो जिस बिस्तर पर सो रहे हैं वो दहेज में लाया है। तुम्हें उत्तेजना भी कैसे हो पाती है, तुम्हें सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी कैसे होगा। ख्याल नहीं आएगा कि ये बिस्तर क्या चीज़ है। आप कुछ मेरी मदद कर सकते हो, बता दीजिए कि मेरे लिए तो बड़ा असंभव है इस पर टिप्पणी करना। प्रेम तो बहुत बहुत दूर की बात है, यहाँ तो खेल नफरत का भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे सौदेबाजी है। रिश्ते की शुरुआत से ही इस बात का तैयारी की रिश्ते में तो प्रेम तो कभी है ही नहीं, और फिर ऐसे रिश्ते से संतानें जन्म लेगी वो कैसे। और फिर जिस लड़की से तुम दहेज मांग रहे हो, तुम्हें उससे सम्मान भी चाहिए, वो कैसे सम्मान दे देगी तुमको, कैसे। ये लड़की कैसी है जिसने स्वीकार कर लिया ऐसे के साथ जाना, और इसे पहले भी तो पता रहा होगा ना कि बाप महोदय दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। ये उस संग्रह को अपनी मूक सहमति देती कैसी रही, जानती तो रही होगी कि ये सब पैसा मेरे लिए जोड़ा जा रहा है, इससे विरोध क्यों नहीं किया, भाग ही क्यों नहीं गई। उसी दहेज वाले पैसे से कुछ निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सदुपयोग। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि लड़का लड़की आपस में संबंध कैसे स्थापित कर पाते होंगे, लेकिन इसमें उनसे ज़्यादा उनसे जुड़ा हुआ है जो समाज, वो इस कुप्रथा को आगे बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सामाजिक दबाव में आकर या माता पिता की वजह से प्रथा चलती ही जा रही है। उसमें लालच और तुलना भी, लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं कि आपके बेटे को इतना मिला, मेरे बेटे को इतना मिला। तो तरीके की तुलना और लालच दहेज को जन्म देता है। मैं समझता हूँ कि लड़की लड़के से ज़्यादा भूमिका समाज और अभिभावक की है। आचार्य जी मुस्कुराते हुए: ये तो और ताज्जुब की बात हो गई। ये लड़का कैसा है जिसके नाम पर दूसरा पैसा ऐंठ रहा है, पुरुष कहलाने योग्य है ये कि इसके नाम पर दूसरा जाकर पैसे ऐंठ रहा है, वो भी किससे? इसकी होने वाली पत्नी से। ये तो और ज़्यादा गिरी हुई बात है। कोई स्वाधीन व्यक्ति तो ये होने नहीं देगा अपने साथ। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि समाज के दबाव में हो रहा है। आप जो दहेज लेते हो वो समाज को जाता है क्या? उस पैसे से मज़े तो खुद ही करते हो ना, ऐसे थोड़ी ही
कि वो गाड़ी समाज के लिए ली, गाड़ी लेकर समाज सेवा में लगा देते हो क्या? तो पैसा तो खुद ही भोगते हो ना। दहेज में बिस्तर आया, उस पर चाचा ताऊ थोड़े ही सोते हैं, तो समाज वगैरह की कोई बात नहीं है। और समाज माने क्या? समाज माने तो हम भी हमसे पूछ लिया करो कितना दहेज लेना है, किस समय की बात कर रहे हो? समाज तो हम स्वयं बनाते हैं अपना, स्वयं चुनते हैं। रिश्तेदारों की बात कर रहे हो तो अपने सब रिश्तेदारों को बराबरी की अहमियत देते हो क्यों? जो कोई निकल जाए बिल्कुल ही गिरे हुए स्तर का रिश्तेदार, उससे तो संबंध तोड़ ही लेते हो। तो ये तय करना मुश्किल ही काम है कि रिश्तेदारों में किसकी सुननी है किसकी नहीं। और ये बात मुझे और ताज्जुब की लग रही है कि किसी रिश्तेदार उसे इतना मजबूर कर सकता है कि वो कह रहा है मुझे दहेज चाहिए। कैसे? ऐसी क्या मजबूरी है? पर फिर बात अगर जैसे कह रहे हो बढ़ाएंगे तो फिर व्यापक तौर पर देखो, फिर समझ में आ जाएगा मजबूरी क्या है। तैयारी है, उसने जान लगाकर नौकरी ही इसलिए हासिल की थी, इस नौकरी में ज़्यादा दहेज मिलता है। लड़की की आधी परवरिश ही इस बात से हुई थी कि ऐसी हो जाएगी तो इसके लिए सरकारी नौकरी मिल जाएगा, ये डॉक्टर मिल जाएगा। तो वो ऐसे थोड़ी ही है कि किसी एक पल का निर्णय है दहेज लेने या देने का, वो तो पीछे से प्रक्रिया हो पूरी चल रही है ना। लड़कियां जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन उसके नाम पर एफडी फिक्स डिपॉजिट अर्थात सावधि खाता खोल दी गई थी। और लड़का पैदा ही ऐसा हुआ था कि लड़की पहले 3 लड़की का गर्भपात कराया था, तब वो लड़का पैदा हुआ था। जो लड़का पैदा ही इस हिसाब से हुआ था कि 3 बार गर्भपात कराया गया क्योंकि लड़कियां थी। इस लड़के के लिए दहेज वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे, इसके माँ बाप उन्हें दहेज नहीं वसूलना होना 3 बार गर्भपात क्यों कराया होता? पहले तो कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पीछे से चल रही है। जानते हो, अधिकांश परिवारों में भारतीय मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? लड़का। मतलब समझते हो? या तो इतनी लड़कियाँ पैदा की गई इस उम्मीद की लड़का आ जाए, फिर जब लड़का आ गया तो रोक दिया गया कार्यक्रम, या फिर लड़कियों की हत्या करते गए जब तक लड़का नहीं आ गया। तो जहाँ जन्म के साथ ही इरादे ऐसे हों वहाँ दहेज नहीं लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? बात ही बड़ी घिनौनी सी है। इस बात पर क्यों बोलें, इतना कितना बोलें? जिसको हम एक आम परिवार कहते हैं, जिसको हम एक आम जिंदगी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा घिनौना है। एक छोटा सा कोट्स है, अगर आप माँ बाप हैं, शिक्षक हैं या हितैषी हैं उस लड़की के, तो आपका धर्म है उसको सही शिक्षा देना, वो समझ पाए कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, देह क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आगे प्रश्नकर्ता, आचार्य जी मुझे लगता है कि ज़्यादातर शादियाँ आयोजित शादियाँ होती हैं, परिवार आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो जब लड़की लड़के के घर जाती है तो वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु ऐसा करती है। लड़का शायद शुरुआत में तो उसको इज्जत दे दे कि वो अमीर या इतना कुछ लेकर आई है, बात का मुझे पता नहीं, मैं इसके विरोध में हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता होगा। आचार्य जी, इसके विरोध में होना भी अपमान की बात है। इस मुद्दे का विचार करना ही बड़ी बेइज्जती की बात है। ये कौन सा आदमी है जो इस बात पर किसी औरत को महत्व दे रहा है कि वो पैसा लेकर आई है? ये पुरुष के स्तर पर वैश्यावृत्ति नहीं हो गई? आप किसी को पैसा देकर के, किसी महिला को पैसा देकर के उससे संबंध बनाओ तो उस महिला को आप क्या बोलते हैं? वैश्या। और वही महिला जब दहेज का पैसा लेकर किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो सारे पुरुष क्या हो गए? अब पुरुषों की वैश्यावृत्ति के लिए हमारी भाषा में शब्द भी नहीं होना चाहिए ना। दहेजिया ठीक है, ये वैश्या का पुल्लिंग है क्या दहेजिया? क्योंकि इसने क्या किया? इसने पैसा लेकर संबंध बनाया, अंग्रेज़ी में है जिगोलो। हम प्रेम जानते भी हैं नहीं है ना? बिल्कुल नहीं ना। ये एक चीज़ है जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं, एकदम लवलेस, प्रेम रहित। अब पैसा कहाँ से आ गया? ये पार्ट 9 कंप्लीट हुआ। मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि विवाह जिसे कभी 2 आत्माओं का मिलन कहा गया था, आज धीरे धीरे एक तयशुदा सौदे में बदलता जा रहा है। यहाँ शुरुआत भावनाओं से नहीं शर्तों से होती है।
कितना दहेज मिलेगा, लड़का कितना कमाई करता है, लड़की कितनी सुंदर है, क्या करती है। जब रिश्ता ही लेन देन की कसौटी पर तय किया जाता है तो वहाँ प्रेम, सम्मान और अपनापन की बात करना सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। दहेज कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो रिश्तों को भी बाजार की वस्तु बना देती है। और जब नींव ही सौदे पर रखी जाए तो वहाँ सच्चाई और विश्वास टिकेगा कैसे, यह सोचना भी खुद को धोखा देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।